हेलो प्यारे बच्चों, और आज के इस अध्याय में हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। करंट हमने पढ़ लिया। अगला टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है करंट का फ्लो। ओके, तो ओम्स लॉ के बारे में कुछ बातें बता देता हूं आपको, जो पेपर में आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ओके, क्या पहला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो करंट चेंज हो सकता है, उसमें अवेलेबल वोल्टेज भी चेंज हो सकता है। यानी टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, ओम्स लॉ में कांस्टेंट करना होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। क्योंकि आई क्या था, करंट, और वी क्या था, वोल्टेज। यानी आई मतलब करंट, करंट किसमें पास हो रहा है, कंडक्टर में। यानी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। या हम इसको इधर फर्दर में ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंडक्टर या टू वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर या कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट या कंडक्टर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हम इसको इन सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं। अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो क्या कहेंगे, देखो तो ध्यान से सुनो। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ओके, तो यहां से हमने देखा कि V इक्वल्स टू क्या आया, आर आई आया, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, और इसी को आर को कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कांस्टेंट। यानी जो आर है वो किस किस पर डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना है। आर नेचर पर डिपेंड करता है, आर लेंथ पे डिपेंड करता है, आर एरिया पे डिपेंड करता है, आर क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और आर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने इसके टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। अब इस चीज को अगर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, और यही V अपॉन आई का रेशियो यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर का जो रेशियो होगा दैट विल बी रेजिस्टेंस, और यही आपका कांस्टेंट होता है। और इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। सिग्नेचर ये होता है इसका साइन ओमेगा। तो 1 ओमेगा क्या है, तो 1 ओमेगा इज डिफाइंड एज द 1 पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 1 वोल्ट इज पासिंग थ्रू द टू एंड्स, या पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का, वो इन अ कंडक्टर, करंट कितना पास हो रहा है कंडक्टर में, 1 एम्पियर। यानी रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 ओम। यानी 1 ओम जो होता है वो आपका यूनिट जो होता है, यूनिट ओम, वो यूनिट वोल्ट पर यूनिट एम्पियर का रेशियो क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, और कांस्टेंट होता है ये। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, एक ऐसा हो सकता है रेजिस्टेंस जिसका हाई होगा, एक ऐसा होगा जिसका इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर में क्या करंट पास होता है, नहीं। यानी यहां से हमने एक चीज और सीखा, क्या सीखा कि जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वोल्टेज है। और अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, कम होगा। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस के बढ़ते ही उसके थ्रू जो कंडक्टर है या जो भी मटेरियल है उसके थ्रू करंट का फ्लो कम होता चला जाएगा। यानी जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उसका करंट फ्लो होने का जो पावर है वो कम होता चला जाएगा। यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी जब उसका रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे करंट क्या क्या हो जाएगा, फ्लो होना कम हो जाएगा। और
वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का? तो जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करते हो तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ करंट, इसलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि करंट को हमेशा रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करना, ताकि आपको चीजें समझ में आए। वोल्टेज के साथ कंपेयर करना नहीं करना, हमेशा किसके साथ सोचने की कोशिश करना है? करंट का रेजिस्टेंस के साथ। अब ध्यान दो, जब रेजिस्टेंस को मैंने कम किया तो करंट क्या हुआ? बढ़ गया। लेकिन जब मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट क्या हुआ? कम हो गया। यानी रेजिस्टेंस का करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के विपरीत है। ये हां तो ये ना, ये ना तो ये हां। लेकिन वोल्टेज का क्या है? बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो इसमें तो कोई विपरीत है ही नहीं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसके बीच में? रेजिस्टेंस और करंट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस के साथ करंट को आप फोकस करो सोचने में, तब आपका आंसर जो होगा वो जल्दी आ पाएगा। दूसरी बात, तो हमने यहां से देखा कि रेजिस्टेंस का करंट के साथ और वोल्टेज के साथ क्या रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर बताओ जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। तो किसमें करंट फ्लो नहीं होता था? इन कंडक्टर या इंसुलेटर? तो आप कहोगे क्या? इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ भी सकते हो। दूसरा, अब एक तो होगा इनफाइनाइट और एक हो गया हाई। अब जब हाई कह दिया तो हाई में करंट पास भी होगा, नहीं भी होगा। ओके, यानी हाई का मतलब हो गया पास होगा लेकिन दिक्कत के साथ होगा। यानी इन्हीं को बोला जाता है रेजिस्टर्स। यानी जो भी हम रेजिस्टर्स देखते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे हुए, वो सारे के सारे रेजिस्टर्स जो होते हैं वही आपके, उनको बोला जाता है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इनका यूज वही नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, जो हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, हीटिंग बॉडी के लिए। ओके, हीटिंग जैसे हमारा टोस्टर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है, ओके, हीटर में यूज होता है। इन सभी में ये मटेरियल यूज होता है जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। एक ऐसा जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, और वही हमारे कंडक्टर्स होते हैं। यानी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कैसा होता है, एग्जाम में पूछेगा तो बच्चों बताना लो, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं उसमें करंट इजीली पास हो जाता है। और कंडक्टर भी डिपेंड करता है उसका मटेरियल क्या है। जैसे कि मेटल है, अगर बात करूं तो ये जो रेजिस्टर्स होते हैं एक्चुअल में एलॉय होते हैं, एलॉयज, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जैसे देखो मैंने यहां लिखा है कि एक मैग्नीन एलॉय है, तो मैग्नीन का ये रेजिस्टिविटी है ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर है। ओके, तो मैग्नीन जो होता है वो किस किस मेटल से मिलकर बना होता है? तो कॉपर, मैग्नीज और निकिल। कॉपर, मैग्नीज और निकिल से मिलकर बना होता है। कॉन्स्टेंटन किसका मिलकर बना होता है? कॉपर और निकिल का, कॉपर और निकिल का। लेकिन नाइक्रोम, Na मतलब निकिल, क्रोमियम मतलब क्रोमियम, नाइक्रोम, मैग्नीज और आयरन। यानी ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो मैग्नीन का है कॉपर, मैग्नीज और निकिल, कॉन्स्टेंटन का है कॉपर और निकिल, और नाइक्रोम का है निकिल, कॉपर, मैग्नीज और आयरन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके मिक्सचर है। यानी एलॉय, जो एलॉय होते हैं वही रेजिस्टर्स होते हैं, और उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कैसी होती है? रेजिस्टेंस उनका लो होता है। अब बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये तीन ऐसे मेटल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो लो होती है वो होती है सिल्वर की। उनमें अगर सबसे ज्यादा बात करते हैं किसकी? सिल्वर की। ओके, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर। लेकिन हमारा मोस्टली वायर कॉपर का बना होता है, सिल्वर का नहीं होता। तो देखो बच्चों, कुछ चीजें कॉस्टली है, कॉस्टली होने की वजह से सिल्वर का जो कंडक्टर है वो नहीं बनाया जाता। सिल्वर से सस्ता एल्युमिनियम है और उससे भी सस्ता कॉपर है, इसलिए कॉपर वायर को यूज ज्यादा करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या वायर के फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि जिसके रेजिस्टिविटी लो होती है वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है वो रेजिस्टर्स कहलाते हैं। ओके, और जिनकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं बच्चों। तो हमने इन चीजों पर भी डिस्कस कर लिया। ओम भी कर लिया कि ओम क्या होते हैं। तो ओम होते हैं आपका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला नेचर,
आप 1 मीटर कॉपर वायर ले लो और 1 मीटर नाइक्रोम वायर ले लो। ये दोनों नेचर अलग अलग है 1 मीटर का। तो नेचर पे किस तरह पे डिपेंड करता है, तो कॉपर में इजिली करंट फ्लो हो जाएगा, बट इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब एक बात और बताता हूं, ध्यान रखना बच्चों, जो रेजिस्टर्स होते हैं यानी जो एलॉयज होते हैं, जो जैसे नाइक्रोम है, यानी जो एलॉयज होते हैं उनके दो फॉर्म आप याद रखना। उनकी एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, रेजिस्टेंस हाई होता है। दूसरा ये ध्यान रखना है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में नहीं जाते, ऑक्सीडेशन एब्सेंट होता है, यानी इनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से हम नाइक्रोम को यूज करते हैं हीटिंग पर्पज से। ओके, टोस्टर वोस्टर में, ताकि अगर ऑक्सीडेशन होता तो फिर तो हार्मफुल हो जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हाई टेम्परेचर पर इनका कोई फर्क नहीं भी पड़ता है, जैसे अभी पढ़ेंगे। तो नेचर में कॉपर और वायर जो है और नाइक्रोम वायर है, दोनों के नेचर में ये फर्क पड़ेगा कि इसमें करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने में टाइम लगेगा। यानी ये रेजिस्टेंस है, ये करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है इसका, हाई। तो नेचर पे डिपेंड करता है अगर एक तो हमारा। दूसरा क्या डिपेंड करता है, अगर हम बात करें टेम्परेचर पे, अगर हम इसके टेम्परेचर पे बात करते हैं रेजिस्टेंस के, तो मेटल है, अगर मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब वायर हीट होता है तो वो गल जाता है, क्योंकि वहां पर करंट जो होता है, वो जब मेटल गर्म होता है, जैसे करंट ज्यादा गर्म होता है, तार गर्म होता है, तो वो पिघल जाता है वहां से, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, पहली बात तो मेटल जब भी हीट होगा, यानी जो वायर हीट होते हैं, जैसे हीट होते हैं वो पिघल जाते हैं। जैसे कि सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, एल्युमिनियम का उससे कम है, कॉपर का उससे भी कम है। यानी कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी पिघल जाता है। जल्दी पिघलता क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हीट बढ़ते ही रेजिस्टेंस बढ़ा उसमें, और रेजिस्टेंस बढ़ते ही वो करंट का फ्लो अपोज कर दिया, अपोज किया, यानी वहां पे हीट हो गया, हीट होने से क्या होगा, पिघल गया वो। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल में तो बढ़ेगा रेजिस्टेंस, और घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठंड के दिनों में बिजली से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू समर में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि समर में जो मेटल है वो गर्म हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, और रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे करंट का फ्लो कम हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, अगर हम बात करते हैं एलॉय, यानी नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इन सब की बात करते हैं, तो इन एलॉय कॉन्स्टेंटन में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। यह आपको ध्यान रखना है, इफेक्ट मेटल पे होता है। ओके, तो नेचर पे क्या इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट हुआ। तीसरा आता है, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जहां पे आपको ये ध्यान रखने होंगे। तीसरा फैक्टर आता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन लेंथ जैसे ही बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा, तो उसका जो करंट फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन जब लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट फ्लो, सॉरी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी लेंथ कम करने से करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है, लेंथ को बढ़ाने से करंट का फ्लो कम हो जाता है। यानी जो लंबी तार होती है उसमें करंट का फ्लो लंबे तार पर डिपेंड करता है, इसलिए चार्जर देखा होगा, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है लेंथ पे। चार्जर, कोई भी इक्विपमेंट भेजते हैं तो ये सब चीजें डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पे भी। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है कि अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी लेंथ को डबल किया, अगर मैंने इसको 2 टाइम्स किया तो इसका रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैंने इसका 3 टाइम डिक्रीज किया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कितना डिक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम्स, लेकिन ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कितना बढ़ जाएगा, 1/3। अगर वन ये कह सकते हो कि अगर हमने इसको 1/3 डिक्रीज किया, ऐसे कह सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी
लेंथ पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, ये बात समझ में आ गया। अगला फैक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया पर क्या डिपेंड करता है। जैसे ये और ये, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ज्यादा कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा होगा। अगर आपने एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी एरिया पर इस तरीके से डिपेंड करता है। जैसे कि एरिया का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, यानी अगर मैंने रेजिस्टेंस को डबल किया तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एरिया का मतलब होता है उसका स्क्वायर। अगर मैंने इसको रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स डिक्रीज किया तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, 1/4, यानी 4 का स्क्वायर 16, 1/16 हो जाएगा ये। यानी जो एरिया है वो स्क्वायर पर डिपेंड करता है। जैसे रेडियस है, अगर रेडियस को डबल किया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने रेडियस को डबल किया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर हो जाएगा वो। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एरिया पर इफेक्ट पड़ता है उसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया हो गया, लेंथ हो गया। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है, और इसी के टर्म में आता है एक टर्म रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जिसी को रो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, रो, और इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है ओम मीटर। कैसे होता है, ध्यान दो। तो रो अगर हम निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, रो निकालेंगे तो R इंटू में A अपॉन L, और R हो गया ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और L मतलब मीटर, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और क्या होगा, ओम मीटर। यानी रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ये डिपेंड नहीं करता है उसके थिकनेस पे और उसकी लेंथ पे, यानी एरिया पे और लेंथ पर रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है बच्चों। दूसरा, अगर रो बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ता है। टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी कम होगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर में मोस्टली यूज होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होती है, वो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, 2 ऐसे बेस्ट सेमीकंडक्टर हैं। ओके, तो जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, सिलिकॉन का उससे ज्यादा है। इसलिए टेम्परेचर के साथ इफेक्ट पड़ते हैं इनका रेजिस्टिविटी पे, इसलिए इनका सोलर पैनल पे यूज होता है। सोलर पैनल बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो आप कि सोलर पे और ट्रांजिस्टर्स बनाने में इनका यूज होता है। किसका, रेजिस्टिविटी को देखते हुए। ओके, तो यहां पर हमने कुछ रेजिस्टिविटी लिखे हैं। जैसे सिल्वर का रेजिस्टिविटी कम है, जितना रेजिस्टिविटी कम उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, इसलिए सिल्वर का सबसे कम होता है। देखो इबोनाइट का रेजिस्टिविटी देखो 10⁻15 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। अब बताओ, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इनफाइनाइट के अप्रोक्स है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता। यानी जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा उसमें करंट कम फ्लो होगा, यानी ना के बराबर। जैसे इबोनाइट में क्या होता है, एक इंसुलेटर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता। ओके, हार्ड रबर हो गया, इसलिए देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक वायर वाले कोई काम करता है, अगर मिस्त्री है कोई आपके घर में इलेक्ट्रिक मिस्त्री, तो वो क्या करता है, ग्लव्स लगाता है। जब बड़े बड़े खंभों पर काम होता है तो वहां क्या लगाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, रबर ग्लव्स। ओके, रबर ग्लव्स की भी क्वालिटी होती है कि वो कितने वोल्ट तक के चीजों को देख सकता है, झेल सकता है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ग्लास, डायमंड, रबर। ओके, यहां तक आपने देखा कि किस तरीके से जो ओम्स लॉ है वो हमारे लिए डिपेंड करता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट में ओम्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।